हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास एंड वेलकम टू केमिस्ट्री पॉइंट। तो कल हमने किया था लास्ट हमारा जो चैप्टर है चैप्टर 16 स्टार्ट किया था केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। और उसके अंदर हमने काफ़ी कुछ बेसिक्स चीज़ों के बारे में या इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर हमने लिया था कि क्या क्या हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं और क्या क्या हम पढ़ चुके थे इस चैप्टर के अंदर। देखिए लास्ट क्लास के अंदर हमने पढ़ा था ड्रग्स क्या होते हैं, मेडिसिन्स क्या होते हैं, उनके बारे में पढ़ा था। ड्रग्स केमिकल हम बोल सकते हैं केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जिनके मोलिकुलर मासेस काफ़ी लो होते हैं, इन बिटवीन 100 to 500। और मेडिसिन्स क्या होती हैं, अभी अगर ये ड्रग्स हमें कोई थेरेप्यूटिक यूजेस देते हैं तो उन्हीं को हम क्या बुलाते हैं, मेडिसिन्स बुलाते हैं। सिमिलरली हमने ड्रग्स की क्लासिफिकेशन पढ़ी थी 4 बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल, ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन एंड ऑन द बेसिस ऑफ ड्रग स्ट्रक्चर एंड ऑन द बेसिस ऑफ मोलिकुलर टारगेट्स। तो आज हम करेंगे ड्रग टारगेट इंटरेक्शन के बारे में। कल हमने देखो बात की थी कि जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं उनको ड्रग्स चूज करती हैं एज ड्रग टारगेट। तो आज हम ड्रग टारगेट्स की बात कर रहे हैं कि किस तरीके से ड्रग्स जब बॉडी के अंदर जाती हैं तो वो इंटरेक्ट करती हैं विद द टारगेट्स और कैसे वो काम करती हैं। तो देखिए ड्रग टारगेट इंटरेक्शन के लिए हमारे पास कुछ चीजें हैं, कुछ टर्म्स हैं जो काफी इंपॉर्टेंट हैं। इनमें से फर्स्ट आती है हमारे पास में एंजाइम्स क्या होते हैं। तो एंजाइम्स क्या होते हैं, देखिए एंजाइम्स के बारे में हम सबको पता है एंजाइम्स क्या होते हैं। दे आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। एंजाइम्स जो है ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं जो कैटालिटिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। देखो हमें पता है जो भी हम बोल सकते हैं फूड जो हम खाते हैं, खाना जो हम खाते हैं, अगर वो कैटेलाइज ना हो, मीन्स अगर एंजाइम्स उसको कैटेलाइज ना करें तो उस फूड से का डाइजेस्ट होना और उस फूड से एनर्जी हमें मिलना इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो सिंपली एंजाइम्स क्या होते हैं, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं। और ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट बने हुए किसके होते हैं, प्रोटीन्स के बने होते हैं। क्लियर है। तो प्रोटीन्स हम बोल सकते हैं एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स आर द प्रोटीन्स व्हिच एक्ट एज बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास रिसेप्टर्स क्या होते हैं। फर्दर रिसेप्टर्स भी प्रोटीन्स ही होते हैं। और ये कौन से प्रोटीन्स होते हैं जो हम बोल सकते हैं हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं या फिर क्रूशियल होते हैं, क्रूशियल फॉर कम्युनिकेशन सिस्टम। जो हमारी बॉडी का कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, मीन्स मैसेजेस जो ट्रांसफर होते हैं वन ऑर्गन टू ऑर्गन अदर ऑर्गन, या फिर ब्रेन के पास में मैसेजेस ट्रांसफर होते हैं, या हमारी बॉडी को कैसे पता लगता है कि जैसे मैंने टच किया तो मुझे कैसे पता चलेगा वेदर समथिंग इज हॉट और कोल्ड, या किसी ने टच किया या नहीं किया। तो वो जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्या, रिसेप्टर्स। और रिसेप्टर्स भी किसके बने होते हैं, प्रोटीन्स के बने हुए होते हैं। नेक्स्ट जो हमने पढ़े थे मैक्रोमोलिक्यूल्स, उसमें क्या थे हमारे पास में, न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स जो है इनका क्या काम होता है, ये इंफॉर्मेशन को डिकोड करते हैं, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को, इन द कोडिंग ऑफ, या हम बोलते कोड कोडिंग ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। मीन्स पेरेंट्स से और उनके ऑफस्प्रिंग्स के पास में जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन जाती है उस इंफॉर्मेशन को कोड करने का काम कौन करते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास में बच गए क्या, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। अब लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स क्या है यहाँ पर, ये दे आर द वेरी हम बोल सकते हैं मेजर पार्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, पार्ट ऑफ मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन का काफी मेजर पार्ट जो है वो लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स का बना होता है। एक टर्म इसके अंदर हमारे पास और आती है, कैरियर प्रोटीन्स क्या होते हैं, कैरियर प्रोटीन्स। देखिए कैरियर प्रोटीन्स क्या होते हैं, होते प्रोटीन्स ही हैं लेकिन ये वो प्रोटीन्स होते हैं जो कैरी करते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स को। दे कैरी पोलर मॉलिक्यूल्स इनसाइड द मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं, मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू अक्रॉस जो पोलर मॉलिक्यूल्स कैरी करते हैं उन्हें हम पोलर कैरियर प्रोटीन्स बुलाते हैं। अब पोलर मॉलिक्यूल्स क्या है, जैसे हमें पता है हमारी सेल्स के अंदर
सोडियम आयंस होते हैं, क्लोराइड आयंस होते हैं, पोटेशियम आयंस होते हैं। तो उन आयंस को सेल्स से इनसाइड और आउटसाइड कैरी करना, ये काम किसका होता है? कैरियर प्रोटीन्स का होता है। तो बेसिकली जो हम ड्रग टारगेट इंटरेक्शन पढ़ेंगे वो हम किसका पढ़ेंगे? एंजाइम्स और रिसेप्टर्स का। बिकॉज जो ड्रग्स हैं वो एज टारगेट्स या तो एंजाइम्स को चूज करते हैं या फिर रिसेप्टर्स को चूज करते हैं। ठीक है, तो अभी जो फर्स्ट हमारे पास है उसमें हम पढ़ेंगे ड्रग टारगेट्स एज एंजाइम्स, या एंजाइम्स को एज ड्रग टारगेट्स हम स्टडी करेंगे अभी। एंजाइम्स एज ड्रग टारगेट्स। देखिए, एंजाइम्स को ड्रग टारगेट्स के फॉर्म में हम पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एंजाइम्स की जो कैटालिटिक एक्शन होता है वो कैसे होता है, या फिर एंजाइम्स कैसे काम करते हैं, पहले उसकी बात करते हैं। तो फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं कैटालिटिक एक्शन ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स जो है ये कैटालिटिक रिएक्शंस या एक्टिविटीज को कैसे परफॉर्म करते हैं? देखिए, एंजाइम्स दो तरह से कैटालिटिक एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। फर्स्ट ये क्या काम करते हैं? पहला काम एंजाइम्स का क्या होता है? इज टू होल्ड द सबस्ट्रेट, टू कैरी आउट a chemical reaction। किसी भी केमिकल रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए एंजाइम क्या करते हैं? सबस्ट्रेट को होल्ड करके रखते हैं। देखिए कैसे होल्ड करते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास कोई एंजाइम है, ये एक एंजाइम है, ठीक है। तो ये जो स्पेस यहाँ पे हमें दिख रहा है, ये जो है इसको हम क्या बुलाते हैं? एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। अब इस एक्टिव साइट का काम क्या होता है कि हम जैसे बोल रहे हैं कि जो सबस्ट्रेट है उसको एंजाइम होल्ड करके रखेगा। तो एंजाइम एक्चुअली इस सबस्ट्रेट को कहाँ पे होल्ड करेगा? इस एक्टिव साइट के ऊपर होल्ड करेगा। क्लियर है? अभी देखिए, हमें यहाँ से एक चीज पता होनी चाहिए कि जो सबस्ट्रेट है वो उसकी शेप वैसी ही होनी चाहिए जो इसके अंदर कंप्लीटली फिट हो जाए। ठीक है, तो हम जैसा कि हम देख रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंगली जो हमारा सबस्ट्रेट है उसकी शेप कुछ ऐसी होनी चाहिए जो इसके अंदर कंप्लीटली फिट आ जाए। ये हमारा क्या हो गया? सबस्ट्रेट। ये हो गया एक्टिव साइट और ये हमारा एंजाइम। अभी सबसे पहला काम एंजाइम का क्या है? ये एंजाइम इस सबस्ट्रेट को इस एक्टिव साइट पे होल्ड करके रखेगा, पकड़ के रखेगा। जो होल्डिंग है या जो पकड़ के रखना है एंजाइम का सबस्ट्रेट को, वो वेरियस इंटरेक्शंस इसके अंदर होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे हो सकती है, यहाँ पे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो सकता है, आयनिक बॉन्डिंग हो सकती है। ठीक है, और वैन डर वाल्स इंटरेक्शन। वैन डर वाल्स इंटरेक्शंस। ठीक है, अब यहाँ पे ये एंजाइम इस सबस्ट्रेट को तब तक के होल्ड करके रखेगा जब तक कि जो दूसरा फंक्शन है यानी कि जो केमिकल रिएक्शन है वो कंप्लीट ना हो जाए। कौन सी केमिकल यहाँ पे रिएक्शन होगी? कैटालिसिस की। जो कैटालिसिस है जब तक कि ना हो जाए कंप्लीट तब तक ये एंजाइम इस सबस्ट्रेट को होल्ड करके रखेगा। तो ये फर्स्ट एक्शन है या फर्स्ट फंक्शन होता है एंजाइम्स का। अब सेकेंड जो फंक्शन है एंजाइम का वो क्या है? देखिए मैं इसी के अंदर आपको क्लियर करती हूँ। सेकेंड फंक्शन में एंजाइम क्या करते हैं? एंजाइम्स प्रोवाइड सम फंक्शनल ग्रुप्स। एंजाइम्स प्रोवाइड सम फंक्शनल ग्रुप्स which attack on the substrate for chemical reaction।
अब ये एंजाइम क्या करेगा, ये एंजाइम कुछ फंक्शनल ग्रुप्स प्रोवाइड कराएगा। वो फंक्शनल ग्रुप देखिए एक्चुअली आते कहाँ से, हम उसकी बात करते हैं। एंजाइम है तो एंजाइम किसका बना हुआ है, प्रोटीन्स का बना हुआ है, ठीक है। प्रोटीन्स है तो ऑब्वियसली इनके अंदर क्या है, अमाइनो एसिड्स है, ठीक है। अब यहाँ पे जो अमाइनो एसिड्स हैं, देखिए जो यहाँ अमाइनो एसिड है अंदर की साइड, हम बोल रहे हैं यहाँ पे, वो तो होल्ड हो चुके हैं, वो तो इनके साथ में बॉन्ड बना चुके हैं, या तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में या इन बॉन्डिंग में हेल्प कर चुके हैं, ठीक है। जो बाहर की साइड जो बच गए हैं अमाइनो एसिड्स, वो न्यूक्लियोफाइल देते हैं OH नेगेटिव आयंस, ठीक है। तो ये जो हाइड्रोक्साइड या हम बोल सकते हैं न्यूक्लियोफाइल है, OH नेगेटिव आयंस है, ये काम करेंगे एज फंक्शनल ग्रुप्स। अब ये फंक्शनल ग्रुप क्या करेंगे, ये अटैक करेंगे इस सबस्ट्रेट के ऊपर, ताकि आगे की जो केमिकल रिएक्शन है वो कैरी फॉरवर्ड हो सके, ठीक है। तो दीज आर द टू मेजर फंक्शंस ऑफ एंजाइम्स व्हिच एंजाइम्स परफॉर्म इन द कैटालिसिस। और अब हम बात करेंगे कि कैसे एंजाइम्स के ऊपर ड्रग्स काम करती हैं। अच्छा, एक चीज और मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, देखिए एंजाइम्स जो हैं इनका एक बहुत ही हम बोल सकते हैं बेसिक फंक्शन होता है, या हम बोल सकते हैं एक बहुत ही पर्टिकुलर मैनर पे काम करते हैं। बेसिकली हम लॉक एंड की मैकेनिज्म, लॉक एंड की मैकेनिज्म के ऊपर ये काम करते हैं। क्या होता है लॉक एंड की मैकेनिज्म, जैसे कि हमने देखा है जो लॉक होता है उसके लिए एक पर्टिकुलर की होती है, तो उस लॉक को ओपन करने के लिए अगर आप उस की को लगाते हो तो ही वो लॉक खुलेगा, ओपन होगा, ठीक है। अगर आप किसी दूसरी की को लगाते हो तो फिर वो लॉक ओपन नहीं होगा। सेम जो है वो एंजाइम के साथ में है, कि यहाँ पे जो सबस्ट्रेट है, अगर इसी शेप का सबस्ट्रेट यहाँ पर आकर के अटैक करता है तो ही ये एंजाइम कैटालिटिक एक्टिविटी को परफॉर्म करेगा। अगर जो सबस्ट्रेट है उसकी शेप डिफरेंट है, अलग है, जो इसके अंदर फिट नहीं बैठती है, तो फिर ये एंजाइम कैटालिटिक एक्टिविटी को परफॉर्म नहीं करेगा। मतलब कि सबस्ट्रेट इसके अंदर फिट बैठेगा ही नहीं और ये एंजाइम उस सबस्ट्रेट को होल्ड ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। जैसे कि पजल्स का गेम खेलते हैं, पजल्स जो होते हैं उसके अंदर पजल्स फिट बैठ जाते हैं, तो सिमिलरली सबस्ट्रेट को भी एंजाइम के अंदर फिट होना होता है, तभी एंजाइम कैटालिटिक एक्टिविटी को परफॉर्म कर पाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम करते हैं ड्रग एंजाइम इंटरेक्शन क्या होता है। ड्रग एंजाइम इंटरेक्शन, देखिए अभी हमने दो फंक्शंस पढ़े एंजाइम्स के, तो जो फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा, एंजाइम होल्ड करता है सबस्ट्रेट को, सेकंड में एंजाइम फंक्शनल ग्रुप्स प्रोवाइड कराता है सबस्ट्रेट को टू कैरी केमिकल रिएक्शंस। अभी इन दोनों एक्टिविटीज में से अगर ड्रग्स, दोज ड्रग्स विच इनहिबिट, इनहिबिट का मतलब रोकने वाले, या फिर हम बोल सकते हैं ब्लॉक कर देते हैं, विच इनहिबिट और ब्लॉक any of the two functions, any of the two activities of enzymes, एंजाइम्स की दोनों में से कोई भी एक्टिविटी को अगर कोई ड्रग खत्म कर देता है, रोक देता है या ब्लॉक कर देता है, तो ऐसे ड्रग्स को हम क्या बुलाते हैं, एंजाइम इनहिबिटर्स। एंजाइम इनहिबिटर्स बुलाते हैं। देखिए 1 मार्क्स की डेफिनेशंस हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछी जाती हैं और काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये एंजाइम इनहिबिटर्स क्या होते हैं, एंजाइम इनहिबिटर्स आर दोज ड्रग्स विच इनहिबिट द एनी ऑफ द टू एक्टिविटीज ऑफ एंजाइम्स आर नोन एज एंजाइम इनहिबिटर्स। अब ये जो एंजाइम इनहिबिटर्स हैं ये दो तरह से काम करते हैं। फर्स्ट देखिए कैसे काम करते हैं। पहले इनका काम होता है कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिटिव, कॉम्पिटिटिव एक्शन, ठीक है। अब कॉम्पिटिटिव एक्शन क्या होगा, देखिए जो फर्स्ट आपका कॉम्पिटिटिव एक्शन है, इसमें ड्रग जो है ये कंपटीशन करती है विद नेचुरल सबस्ट्रेट,
नेचुरल सबस्ट्रेट के साथ में क्यों कॉम्पिटिट करती है? टू फिट एट द एक्टिव साइट, एक्टिव साइट के ऊपर फिट होने के लिए। देखिए ये हमारा एंजाइम है, ठीक है, ये एक्टिव साइट है, एक्टिव साइट। अब यहाँ पे फिट होने के लिए एक तो हमारे पास क्या है, हमारा नेचुरल सबस्ट्रेट है जिसकी शेप ऐसी होनी चाहिए जो इसके अंदर फिट बैठ सके, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है, ड्रग है जिसकी शेप ऐसी ही है जो इस एक्टिव साइट के अंदर फिट बैठ सकता है। अब इस ड्रग और इस सबस्ट्रेट, इन दोनों के बीच में कंपटीशन होता है टू फिट एट द एक्टिव साइट ऑफ दिस एंजाइम। अब क्या होता है कि जो ड्रग है इसकी एक्टिविटी फास्ट होती है, फास्ट एक्टिव होता है ये, तो ड्रग जल्दी जाकर के एक्टिव साइट पे फिट हो जाता है बजाय के नेचुरल सबस्ट्रेट के। अब अगर ये ड्रग इस एक्टिव साइट पे आकर के फिट हो गया, एक्टिव साइट पे आकर के फिट होने का मतलब यहाँ आकर के ये इसने अपनी जगह बना लिया इस एक्टिव साइट पर, ठीक है। तो ये सबस्ट्रेट यहाँ पे अब अटैक नहीं कर पाएगा, अटैक नहीं कर पाएगा तो इस एंजाइम को ये ड्रग क्या कर देता है, कंप्लीटली ब्लॉक कर देता है, स्टॉप कर देता है इसकी फंक्शनिंग को। कब स्टॉप करेगा? अगर इस ड्रग और इस एंजाइम के बीच में स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बना हो। अगर स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड इनके बीच में बना है तो ये एंजाइम जो है ये परमानेंटली ब्लॉक हो जाएगा। अब क्योंकि ये ड्रग यहाँ पे सबस्ट्रेट के साथ में कंपटीशन कर रहा है टू फिट एट द एक्टिव साइट, तो इसलिए इनको क्या बुलाते हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। इन ड्रग्स को हम क्या बुलाते हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। तो क्या होते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स आर दोज ड्रग्स which compete with the natural substrate to combine at the या to fit at the active site of the enzyme। क्लियर है? दूसरा क्या होता है, एक तो ये हो गया कि ये ड्रग नेचुरल सबस्ट्रेट के साथ में compete करे एक्टिव साइट पे कंबाइन होने के लिए। दूसरा क्या हो गया कि जो ड्रग है वो एक्टिव साइट के ऊपर कंबाइन नहीं होता है। देखिए सेकेंड में ये हमारा एंजाइम है, लाइक दिस, ठीक है। अब यहाँ पे जो ड्रग है वो एक्टिव साइट पे कंबाइन होने के लिए कंपटीशन नहीं करता है नेचुरल सबस्ट्रेट पे, बल्कि ड्रग क्या करता है, एक अदर साइट पे जाकर के अटैच हो जाता है। जो अदर साइट है उसको हम क्या बुलाते हैं, एलोस्टेरिक, एलोस्टेरिक साइट, ठीक है। ये एलोस्टेरिक साइट क्या है, देखिए लाइक जैसे यहाँ है तो हम बोल सकते हैं दिस इज एलोस्टेरिक साइट ऑफ एंजाइम, ठीक है। अब ड्रग आकर के यहाँ इस एलोस्टेरिक साइट के ऊपर, ड्रग जो है उसकी शेप भी कैसी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए जो इस एलोस्टेरिक साइट पे फिट बैठ जाए, ठीक है। अब ये ड्रग जब इस एलोस्टेरिक साइट के ऊपर फिट बैठ जाता है तो ये क्या करता है, ये एक्टिव साइट की शेप को चेंज कर देता है, चेंज द शेप ऑफ एक्टिव साइट, ठीक है। अब देखिए इस एक्टिव साइट पे फिट होने के लिए जो सबस्ट्रेट है उसकी शेप ऐसी होनी चाहिए, सबस्ट्रेट ऐसा ही होगा तभी इसमें फिट बैठ पाएगा। अब ये ड्रग यहाँ पे आकर के फिट हो गया है, मान लीजिए मैं इसको यहाँ से हटा देती हूँ और ड्रग इस एलोस्टेरिक साइट के ऊपर फिट हो गया है आकर के, ठीक है। तो ये ड्रग क्या करेगा, ये इस एक्टिव साइट की शेप को चेंज कर देगा, लाइक दिस, ऐसे चेंज हो गई शेप। अब एक्टिव साइट की शेप जब चेंज हो जाएगी तो जो सबस्ट्रेट है वो इस एक्टिव साइट को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा, पहचान ही नहीं पाएगा कि उसको कहाँ अटैच होना है या कहाँ अटैच नहीं होना है। तो इस तरीके से इस सबस्ट्रेट की जो फंक्शनिंग है वो इस एंजाइम के ऊपर ब्लॉक हो जाएगी। अब यहाँ पे एक कंडीशन हमारे पास आती है कि ये जो इनहिबिटर, जो इनहिबिटर है, कौन सा इनहिबिटर, यानी हम ड्रग की बात करें, जो भी ड्रग ली है
वो ड्रग और इस एंजाइम, ड्रग एंड एंजाइम दोनों के बीच में अगर स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है तो उस केस में इस बॉन्ड को तोड़ पाना इम्पॉसिबल होगा, मीन्स इजीली इस बॉन्ड को ब्रेक नहीं किया जा सकता है। और अगर ये बॉन्ड इनके बीच में ब्रेक नहीं होगा तो ये जो एंजाइम है ये परमानेंटली ब्लॉक हो जाएगा, परमानेंटली ब्लॉक हो जाएगा, काम नहीं करेगा, या इसकी हम बोल सकते हैं कैटालिटिक एक्टिविटी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो उस केस में बॉडी जो है इस एंजाइम को क्या करेगी, डिग्रेड करेगी, इसको खत्म कर देगी, नष्ट कर देगी, और बॉडी एक नया एंजाइम अपने लिए प्रिपेयर करेगी। ठीक है, तो ये था हमारा ड्रग एंजाइम इंटरेक्शन। नेक्स्ट हम कर रहे हैं रिसेप्टर्स एज ड्रग टारगेट। receptors as drug target. Receptors as drug target. Sorry for the small disturbance. देखिए रिसेप्टर्स कैसे काम करेंगे ड्रग टारगेट्स की तरह से। हमें पता है रिसेप्टर्स भी क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, और ये रिसेप्टर्स या ये प्रोटीन्स एक्चुअली कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये एम्बेडेड होते हैं इन द सेल मेम्ब्रेन, एम्बेडेड इन द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो देखिए सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये कैसे प्रेजेंट होते हैं। ये मान लीजिए हमारी कोई एनिमल सेल है, ठीक है, यहाँ मैं कंप्लीट स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं करी, दिस इज आवर सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में ये एक्चुअल में कैसे प्रेजेंट होते हैं, ये जो हम बोल रहे हैं रिसेप्टर्स, ये इस तरह से होते हैं। ये रिसेप्टर है, ठीक है, और इसके साथ में ये अदर मॉलिक्यूल्स जो हैं एम्बेडेड होते हैं इनटू द सेल मेम्ब्रेन। सिमिलरली नीचे से भी इन बोथ द साइड, इधर भी। अभी देखिए यहाँ पे ये जो है ये आपका रिसेप्टर है, रिसेप्टर प्रोटीन है। ये रिसेप्टर प्रोटीन कंप्लीटली एम्बेडेड होता है, इसका सिर्फ थोड़ा सा पार्ट जो है वो सेल मेम्ब्रेन से बाहर होता है, लाइक दिस, ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये सेल मेम्ब्रेन से बाहर है। और ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे हमें नजर आ रहा है ये क्या है, बाइंडिंग साइट ऑफ, बाइंडिंग साइट ऑफ रिसेप्टर। ये क्या है, रिसेप्टर की बाइंडिंग साइट है, यानी कि कोई भी हम बोल सकते हैं मैसेज आता है या कोई भी ड्रग आता है या कोई भी इंफॉर्मेशन आती है तो वो यहाँ पर आकर के बाइंड होती है। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है, जो मैसेजेस ट्रांसफर होते हैं वो किस तरीके से ट्रांसफर होते हैं, या तो मैसेज ट्रांसफर होते हैं न्यूरॉन टू न्यूरॉन, न्यूरॉन टू न्यूरॉन, या फिर न्यूरॉन टू मसल्स, न्यूरॉन टू मसल्स। ठीक है, अब ये जो मैसेज ट्रांसफर होते हैं ये ट्रांसफर होते हैं इन द फॉर्म ऑफ केमिकल्स। ठीक है, न्यूरॉन से न्यूरॉन के पास भी मैसेज केमिकल्स की फॉर्म में जाएगा और न्यूरॉन से मसल के पास में भी मैसेज केमिकल्स की फॉर्म में जाता है। और ये जो केमिकल्स हैं इनको हम क्या बुलाते हैं, केमिकल मैसेंजर्स बुलाते हैं, केमिकल मैसेंजर्स। ठीक है, अब देखिए ये केमिकल मैसेंजर्स दो तरह के होते हैं, वन इज हॉर्मोन्स, अदर इज न्यूरोट्रांसमीटर्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स। ठीक है, हॉर्मोन्स क्या होते हैं, हॉर्मोन्स आर ए ग्रुप ऑफ बायोलॉजिकल केमिकल्स, बायोकेमिकल्स के ग्रुप होते हैं जो क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं या जो डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं वो इन हॉर्मोन्स को बनाती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स इन हॉर्मोन्स को प्रिपेयर करती हैं। अब क्योंकि ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स डक्टलेस होती हैं, इनके पास में कोई डक्ट नहीं होती है, तो ये सारे जो हॉर्मोन्स हैं इनको सीधा ब्लड स्ट्रीम के अंदर थ्रो किया जाता है, ब्लड स्ट्रीम के अंदर ये चलते हैं। अब ये हॉर्मोन्स
पूरी बॉडी के सभी पार्ट्स तक पहुंचते हैं, लेकिन ये इनको सिर्फ वो ही रिसेप्टर्स रिकॉग्नाइज करते हैं जिनको इनसे मैसेज लेने होते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द मैसेजेस जो है हमारे जो नर्वस सिस्टम के अंदर जो मैसेज ट्रांसमिट होते हैं वो होते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर्स के थ्रू। न्यूरो ट्रांसमीटर्स क्या करते हैं, जैसे कि एसिटाइल कोलिन है, एसिटाइल कोलिन, ठीक है, ये न्यूरो ट्रांसमीटर है। तो ये अभी देखिए यहाँ पे ये क्या करेंगे, कोई भी न्यूरो ट्रांसमीटर जो है, कोई भी केमिकल वो आया मैसेज लेकर के, ठीक है, ये कोई केमिकल मैसेंजर है जो यहाँ एक्टिव साइट या बाइंडिंग साइट के पास में आया। अभी होगा क्या, इस बाइंडिंग साइट से इंफॉर्मेशन लेकर के टेम्परेरी टाइम के लिए, कुछ टेम्परेरी टाइम के लिए ये रिसेप्टर मॉलिक्यूल अपनी शेप को क्या करेगा, चेंज करेगा। जैसे इसकी शेप चेंज होगी तो इंफॉर्मेशन जो है वो आगे पास हो जाएगी, सेल के अंदर मैसेज ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे ही ये केमिकल मैसेज पास कर देता है ये डिग्रेड हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है, खत्म हो जाता है ये केमिकल, ठीक है। और आफ्टर सम टाइम फर्दर ये जो रिसेप्टर है ये अपनी वापस इसी शेप में वापस आ जाता है, ठीक है। तो देखिए डिग्रेड होने का मतलब ये नहीं है कि ये खत्म हो चुका है या ये दोबारा काम नहीं करेगा। डिग्रेड होने का मतलब ये सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक हो गए। अब ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये कहाँ चले जाएंगे, नर्व सेल की नर्व एंडिंग के पास चले जाएंगे। नर्व एंडिंग दोबारा से इसको प्रिपेयर करेगी अनदर मैसेज कैरी करने के लिए, ठीक है। और जो प्रोसेस है मैसेज ट्रांसफर की वो कॉन्टिन्यूसली चलती रहेगी। अब यहाँ पे अगर ये जो शेप है इस बाइंडिंग साइट की, अगर इस शेप को चेंज कर दिया जाए तो ऑब्वियसली आगे मैसेजेस ट्रांसफर नहीं होंगे। यही काम होता है जब हम, जैसे कि हम बोलते हैं कि जब भी हमें कभी पेन की फीलिंग होती है, सपोज हमारे मसल्स में पेन हो रहा है, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, ये जो बाइंडिंग साइट है ये मसल्स से इंफॉर्मेशन लेती है, मसल्स मैसेज भेजती है केमिकल्स के थ्रू और बाइंडिंग साइट को मैसेज मिलता है। बाइंडिंग साइट जो है ये रिसेप्टर साइट, ये सेल्स के थ्रू मैसेज को आगे ट्रांसफर करती हैं और मैसेज कहाँ पहुंचता है, हमारे ब्रेन के पास में पहुंचता है कि मसल्स बोल रही हैं कि आई एम फीलिंग द पेन, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इस बाइंडिंग साइट की शेप को ही चेंज कर दिया जाए तो आगे मैसेज ट्रांसफर नहीं होंगे। जब हम ड्रग्स लेते हैं या कोई भी मेडिसिन लेते हैं, सपोज हमने पेन किलर ली है, तो वो पेन किलर क्या काम करती है, वो पेन किलर इस बाइंडिंग साइट की शेप को चेंज कर देती है एक्चुअली। तो यही काम करती है, बाइंडिंग साइट की शेप को चेंज कर देती है। अब जब इस बाइंडिंग साइट की शेप चेंज हो जाएगी तो ये आगे से आने वाली इंफॉर्मेशन को नहीं ले पाएगी और यहाँ से इंफॉर्मेशन नहीं लेगी तो आगे मैसेजेस ट्रांसफर नहीं होंगे और मैसेज हमारे ब्रेन तक नहीं जाएगा तो हमें पेन या दर्द की फीलिंग नहीं आएगी, ठीक है। ये था ड्रग टारगेट, रिसेप्टर्स एज टारगेट। अभी देखिए जो रिसेप्टर्स हैं ये बहुत सारे रिसेप्टर्स बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो जो रिसेप्टर्स हैं ये स्पेसिफिक इन फंक्शन होते हैं। मैनी रिसेप्टर्स, मैनी बोल सकते हम, बहुत सारे रिसेप्टर्स बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं एंड दे आर स्पेसिफिक इन फंक्शन। अब स्पेसिफिक फंक्शन के होते हैं तो ऑब्वियसली इनके लिए वही ड्रग्स काम करेंगी जो स्पेशल इनके लिए बनी हो। अब अगर कोई ड्रग ऐसी हो जो एक से ज्यादा रिसेप्टर्स को टारगेट करे, मान लीजिए कोई ड्रग है वो आकर के इस रिसेप्टर को भी टारगेट कर रही है, इसके बाद दूसरे रिसेप्टर को भी, तीसरे को भी टारगेट कर रही है, तो ऐसी ड्रग्स जो है वो बॉडी के अंदर क्या करती हैं, साइड इफेक्ट्स कॉज करती हैं। या हम बोल सकते हैं ड्रग्स से बॉडी के अंदर साइड इफेक्ट्स क्यों होते हैं, क्योंकि जो ड्रग्स हैं वो एक से ज्यादा रिसेप्टर्स के साथ में बाइंड हो जाती हैं, इसलिए बॉडी के अंदर साइड इफेक्ट्स कॉज होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास में दो टर्म्स आती हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एक एक नंबर की डेफिनेशन आती है, एंड एगोनिस्ट और एगोनिस्ट। तो देखिए ये क्या होती है, एंड एगोनिस्ट ये वो ड्रग्स होती हैं जो बाइंडिंग साइट के साथ में या रिसेप्टर साइट के साथ में बाइंड करती हैं और उसकी नेचुरल फंक्शनिंग को ब्लॉक कर देती हैं। यहाँ पे यहाँ एक्टिव जो बाइंडिंग साइट है उसके साथ में बाइंड करती है और नेचुरल जो फंक्शन है इसका उसको ब्लॉक कर देंगे। नेचुरल फंक्शन इसका क्या है, मैसेज ट्रांसफर करना। मैसेज ट्रांसफर नहीं करेगा तो इसकी फंक्शनिंग क्या हो जाएगी, ब्लॉक, और ये जो रिसेप्टर है इसको ये क्या कर देती है, कंप्लीटली
ब्लॉक कर देती हैं। तो ऐसी मेडिसिन या ऐसी ड्रग्स हम बोल सकते हैं जो रिसेप्टर्स की बाइंडिंग साइट के साथ में कॉम्पीट करके उनके नेचुरल फंक्शन को ब्लॉक कर देते हैं, उन्हें हम क्या बुलाते हैं, एंट एगोनिस्ट बुलाते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है एगोनिस्ट, ये क्या होती हैं, ये वो ड्रग्स होती हैं जो मिमिक करती हैं। मिमिक क्या होता है, जैसे किसी की आवाज निकालना, किसी की मिमिक्री करना, ठीक है। तो ये मिमिक करती हैं, किसकी मिमिक करती है, नेचुरल मैसेंजर्स की मिमिक करती हैं। जो नेचुरल केमिकल्स होते हैं या नेचुरल मैसेंजर होते हैं उनकी मिमिक करती हैं और स्विच ऑन करती हैं रिसेप्टर साइट्स को, या हम सिंपली बोल सकते हैं फॉल्स मैसेज ये ट्रांसफर करती हैं। जैसे बोल दिया बॉडी के अंदर पेन हो रहा है, लेकिन ये फॉल्स मैसेज मिमिक करते हैं कि नहीं पेन नहीं हो रहा है, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। तो इस टाइप की जो ड्रग्स होती हैं उनको हम क्या बुलाते हैं, एगोनिस्ट बुलाते हैं, ठीक है। जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे।